आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और जानते हैं सबसे पहले कोरोना को लेकर झारखंड का अपडेट क्या कहता है। तो अपडेट यह है कि कल झारखंड में 10 नए केस सामने आए। इसके अलावा राजधानी रांची से 8 और दुमका से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रांची में 8 मरीजों में 4 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और अब तक 91 कोरोना मरीज रांची में मिले हैं। हिंदपीढ़ी की बात करें तो अब तक 67 मरीज सामने आए हैं हिंदपीढ़ी इलाके से। गुड़गांव से लौटे थे दुमका के संक्रमित मरीज, जो खबर आ रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो अब 125 पहुंच चुकी है। 13वां जिला बन गया है दुमका कोरोना संक्रमण वाला। कल 642 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें 632 रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब तक 33 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड और खासकर राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड के तीसरे तल्ले पर बने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संदिग्ध महिला के फरार होने की खबर है। रिम्स निदेशक के मुताबिक कल रात 10:30 बजे महिला चकमा देकर आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गई, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई है और संदिग्ध महिला के फरार होने के बाद उसकी तलाश तेज हो गई। रिम्स में लगे सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच कर रही है। इधर फरार होने वाली महिला ने अपना फोन बंद कर रखा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल रात 10:30 बजे की घटना है जब यह महिला फरार हो गई। हालांकि उसकी खोजबीन चल रही है। उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखा है और प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। संदिग्ध महिला की तलाश लगातार जारी है। इसकी सूचना मिली है और इंसिडेंट कमांडर को इसको लिखित रूप से सूचित कर दिया गया, जो उसका एड्रेस था और जो उसका मोबाइल नंबर था, उसके द्वारा सूचित कर दिया गया। कैसे भागी सर? क्योंकि वहां तो सुरक्षा अब भागी तो ये तो हम नहीं कह सकते कैसे भागी, वो उस समय नहीं है, अवेलेबल है वहां। और चूंकि मरीज अपने पूरे होशो हवास में है, इसलिए निश्चित रूप से किसी मरीज को बांध के तो नहीं रखा जा सकता। और अब कैसे निकल गई, लिफ्ट उपयोग किया कि स्टेयर्स यूज किया या किसी के आते जाते उसके पीछे खड़े होकर निकल ली, ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसकी जानकारी ली जा रही है। हम जांच कर रहे हैं। मतलब हमको पता चला है कि वो उसको लाया जा रहा था कोरोना जो है आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ से पॉजिटिव तो नहीं है, संदिग्ध है। तो हमको अभी पता चला है, तो उसके लिए हम अभी सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहे हैं। उससे देखेंगे कि किधर आखिर वो किधर निकल कर भागी है। उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे। चलिए, पता लगाने की बात कही जा रही है। उपेंद्र कुमार सहयोगी हमारे रांची से मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया है, पता लग पाया महिला कहां है? देखिए विवेक, अभी तक महिला जो है संदिग्ध महिला हिंदपीढ़ी की रहने वाली है और वो फरार हुई, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार बरियातू थाना के सब इंस्पेक्टर खुद अभी सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगाल रही है। पेइंग वार्ड के तीसरे तल्ले पर आइसोलेशन वार्ड है। उसी पेइंग वार्ड में जहाँ पे लालू प्रसाद भर्ती हैं, उसी का तीसरा तल्ला है ये। और वहाँ से महिला 10 से 10:45 के बीच में जो है जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार फरार हुई है, चकमा दी है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि कल कई केस आए थे, पॉजिटिव केस, और लोग बता रहे हैं कि उसके बाद महिला डर गई थी। एक के बाद एक, जिस तरह से कल हिंदपीढ़ी से 8 पॉजिटिव केस आए हैं, उसमें से कई उसी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। उसके बाद वो महिला फरार हुई है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस उस महिला को खोज नहीं पाई है, लेकिन महिला की तलाश जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आइसोलेशन वार्ड के बाहर गार्ड होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, वैसे में एक महिला जो संदिग्ध है कैसे चकमा देकर बाहर आ गई है, एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा खतरा भी है। क्योंकि हिंदपीढ़ी पूरे राज्य में कहें तो हॉट स्पॉट के रूप में जाना जा रहा है। 80 के आसपास में जो मामले हैं यहाँ पर आ चुके हैं, पॉजिटिव मामले आ चुके हैं 125 मामलों में। वैसे में अगर ये महिला फरार हुई है तो बिल्कुल कह सकते हैं कि खतरा बढ़ा है। यह महिला भी कहाँ है, किनके साथ है, कहाँ पे छुपी हुई है, और जिनके साथ छुपी होगी या जहाँ पर होगी वहाँ पर भी खतरा है। कुल मिलाकर कहें तो खतरा बढ़ा है विवेक। जो एक बात कही जा रही है कि जहां आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और जो वहां सुविधाएं हैं, यह कहा जा रहा है, जो हर भागने वाला व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि वहां सुविधाओं की कमी है, खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इस आइसोलेशन वार्ड की अगर हम बात करें, जो क्वारंटीन सेंटर है वहां की अगर हम बात करें, तो क्या यहां भी वही चीजें हैं जो दिक्कत के तौर पर सामने आ रही हैं?
देखिए विवेक, रिम्स के जो पेइंग वार्ड में आइसोलेशन वार्ड है वो क्वारंटीन सेंटर नहीं है, बिल्कुल आइसोलेशन वार्ड है वो सरकार का। और जो भी संदिग्ध होते हैं, जिनमें लक्षण होते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव होते हैं वो, तो उनको कोविड सेंटर जो अस्पताल उसमें भेज दिया जाता है। तो यहाँ आइसोलेशन वार्ड में मेरी जो जानकारी उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे जो खाना है वो रिम्स की ओर से मुहैया कराया जाता है। रहने की, चूंकि नया वो वार्ड बना हुआ है तो रहने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। 18 बेड है वहाँ पे, और 18 बेड पे जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे जो संदिग्ध वहाँ को रखा जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर खाने की या फिर सुविधाओं की कमी की बात कह के कोई अगर ऐसा करता है तो वो गलत है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर आइसोलेशन वार्ड है तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं होगी वो हॉस्पिटल टाइप की होगी, न कि घर की तरह की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए। रिम्स प्रशासन लगातार खोजबीन में जुटा हुआ है और एक खबर आ रही है कि स्पेशल लौट रहे श्रमिकों का सिलसिला भी इधर जारी है। और आज भी केरल से 1167 मजदूर रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे, लेकिन मजदूरों का लौटना अब स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब है। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान केरल से लौटे मजदूरों में 10 कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। सुबह करीब 11:30 बजे जब केरल से 1167 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची तो सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। स्क्रीनिंग में 10 मजदूर कोरोना संदिग्ध पाए गए। अब इन 10 कोरोना संदिग्धों को प्रशासन ने सभी अन्य मजदूरों से अलग कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सभी संदिग्ध मजदूरों की प्रॉपर जांच। जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं तो उनकी टीम यहाँ लगी हुई है, बाकी जानकारी जो है उनसे अब हाँ अंदर में तो स्क्रीनिंग चल रहा है। केरल से आए मजदूरों में ज्यादातर पलामू और गढ़वा के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को उनके गृह जिला भेजने के लिए 50 बसें पहले से हटिया स्टेशन पर मौजूद हैं। लेकिन संदिग्धों के मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा का पूरा ध्यान मजदूरों की जांच रिपोर्ट पर शिफ्ट हो गया। अब चूंकि ट्रेन केरल के रेड जोन एरिया से चली थी, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को इसे लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर बंटवारे के 73 साल बाद घर वापसी की वही तड़प और मजबूरी का एहसास आज हर तरफ दिखता है। देश भर में फैले झारखंड के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आज अपनी अपनी कहानियों के साथ खड़ी है। कोरोना काल में झारखंड के कई मजदूरों की घर वापसी की कहानियों में पैदल यात्रा का पन्ना भी है, तो साइकिल के सहारे हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले कई चेहरों का जिक्र भी। लेकिन सरकारी ढील के बाद ट्रेन और बसों से घर वापसी ने आंसुओं के माहौल में एक आस भरी मुस्कुराहट पैदा की है। चाईबासा में प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची बसें उनकी मिट्टी से मिलन की हर दिन गवाह बन रही हैं। ओडिशा के पुरी से लौटने वाले प्रवासी मजदूर संकीर्तन गोप और विजय बताते हैं कि जन्मभूमि लौटने की खुशी ने तमाम दर्द को एक झटके में भुला दिया है। जहाँ पर हम लोग का जन्मभूमि है वहाँ पर रहना अच्छा है ना सर, उसीलिए हम लोग का मन किया कि गांव में जाकर थोड़ा परिवार के साथ अपने गांव वालों के साथ रहेंगे तो अच्छा है। भले ही 14 दिन का क्वारंटीन क्यों ना हो। अभी खाने के लिए दिया, अभी तो खाए है तो अच्छा लग रहा है। अभी बस जान में जान आ गया अभी, है ना? हाँ। तो काफी दिन से भूखे थे? हाँ भूखे थे। अभी अच्छा लग रहा है अपने जिला में आने पर? हाँ अपने जिले पर आने पर तो अभी अच्छा लग रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से बोकारो लौटे 2 बच्चों के पिता अर्जुन और अनिल अब भूल कर भी प्रदेश में पांव नहीं रखने की कसम खाते हैं। उनकी माने तो अब घर के पास की मनरेगा योजना में ही अपना पसीना बहाएंगे, लेकिन परदेश नहीं जाएंगे। नरेगा में शायद उपलब्ध किए हैं तो नरेगा में करेंगे, अपना घर के सामने अगल बगल में काम करेंगे, रहेंगे। झारखंड में अगर यदि हम लोग इतना काम मिलता सर तो हम लोग वहाँ जाके हाजिरी नहीं खटते। आज हम लोग मकर संक्रांति का लास्ट में हम लोग किए हैं, इतना दिन तक हम लोग वहाँ फसल थे। जसपुर छत्तीसगढ़ क्या करते थे? यही जोड़ाई प्लास्टर का काम कर रहे थे। गुमला के रविंद्र भगत भी परिवार के पेट की खातिर केरल में मजदूरी कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई कोरोना बंदी ने बचत का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। अब घर वापसी पर उनकी खुशी चेहरे से बयां होती है। अब यहाँ से जांच करे के बाद घर छोड़ी। कैसन लागत है यहाँ? तो पहुँचे तो बहुत बढ़िया लागत है, लग कि अपन घर पहुँच गए। कोरोना बंदी के चक्रव्यूह से निकलकर घर वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी।
रोजगार छूटने के दर्द पर परिवार की पुकार हर दिन भारी पड़ती जा रही थी। सफर पर अपना अधिकार भी सरकारी दस्तावेजों के अधीन हो चुका था। लिहाजा प्रवासी मजदूरों की नजर में उनकी घर वापसी वास्तव में कोरोना के कुरुक्षेत्र में किसी विजय से कम नहीं थी। चाईबासा से उपेंद्र, बोकारो से ज्ञानेंदु और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो कोरोना जिंदगी के साथ भले ही दुश्मनी निभा रहा हो, लेकिन इंसान के बनाए सामाजिक बनावट में एक नई सोच जरूर पैदा कर रहा है। शायद प्रदेश में पलायन के दर्द को कोरोना ने ही बेहतर समझा है। कोरोना का हथौड़ा आज प्रदेश के सामाजिक और बुनियादी ढांचे को एक नई शक्ल लेने को बेताब दिख रहा है। लातेहार में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का जज्बा ये इशारा कर रहा है कि प्रदेश में पलायन की परिभाषा अब नए सिरे से लिखी जाएगी। मनिका के रहने वाले श्याम और नारायण बताते हैं कि भविष्य की रोटी का जुगाड़ अब परिवार के साथ गांव में ही होगा। अच्छा पालन कर रहा है, 14 दिन घर पर रह रहा है, न किसी पर टच करना न कुछ करना है, हम सही से है, सही सलामत से। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुलाब के फूलों से स्वागत और उसकी खुशबू ने प्रवासियों के दिलों में उस सोच को पुख्ता कर दिया कि रोटी के लिए अपनी मिट्टी ही काफी है। सूरत के कपड़ा मिल में काम करने वाले जानकी महतो और सुनील की माने तो कोरोना बंदी ने जिंदगी का असली मतलब ही समझा दिया है। पलायन पिछड़े झारखंड का नसीब बन चुका था, लेकिन आज कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को अपनी रोटी परदेश से ही अपने गांव में नजर आ रही है। शायद जिंदगी लेने वाला कोरोना ही आज जिंदगी के सही मायने को समझा रहा है। लातेहार से विकास और धनबाद से दिलीप के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक ट्वीट में कैसे पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी में डाला है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर लगातार ट्रेनें झारखंड पहुंच रही हैं। अपने घर पहुंचकर लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लोग झारखंड वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक गलत ट्वीट ने पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कल एक ट्वीट कर कहा था कि कल सुबह पंजाब से झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुलेंगी। पहली लुधियाना से सुबह 10 बजे और दूसरी जालंधर से सुबह 11 बजे चलेगी। घर वापसी के इच्छुक सारे श्रमिक बंधु कृपया समय से स्टेशन पहुंच जाएं। इस ट्वीट के बाद मजदूर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे, जिस पर लुधियाना पुलिस ने नाराजगी जाहिर कर रीट्वीट करते हुए साफ किया कि 5 मई को कोई ट्रेन नहीं थी और अगर कोई ट्रेन दूसरे राज्य के लिए जाएगी भी तो मोबाइल पर जानकारी दी जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री के गलत ट्वीट की वजह से लुधियाना स्टेशन पर उमड़े लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था, तो वहीं जेएमएम ने पूरे मामले पर सफाई दी है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इस तरह का ट्वीट हो तो माननीय मंत्री तो करते ही हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घोषणा हो तो पूरी तरह तहकीकात कर आपस में एक दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित कर किसी प्रकार की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, इन लोगों को कोई काम है नहीं। हर मोर्चे पर विफल पिछली सरकार थी, उसका खामियाजा जनता ने इनको चखा दिया। ट्वीट नॉर्दर्न रेलवे की एक चिट्ठी के आधार पर की गई है, पत्र के आधार पर की गई है। वो पत्र कभी भी सार्वजनिक किया जा सकता है, सोशल मीडिया में भी वो पत्र है, तो लोग इसकी जानकारी ले ले तब इस तरह की बात करें। ट्रेन के बारे में मैंने कहा था, पूरी शेड्यूल होकर आज वो ट्रेन फिर वहां से खुल रही है। आज वो ट्रेन, इसलिए आज के दिन में मैं एक नसीहत देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके माध्यम से कि ऐसी घटिया राजनीति से बाज जाएं। ऐसी कोई भी गलत और बिना तथ्य की सूचना, बिना तथ्य का समाचार ना तो हम मीडिया के साथियों से शेयर करते हैं, ना हम किसी सोशल मीडिया पर मंत्री जी और उनकी पार्टी कितनी ही सफाई दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका रवैया इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना रहा।
उनकी ये हरकत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या मंत्री को नहीं है जिम्मेदारी का एहसास? बगैर जांच के ट्रेन के आने का क्यों किया ट्वीट? लुधियाना में मची अफरा तफरी का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सफाई से धुलेंगे मजदूरों की पिटाई के दाग? मंत्री फैलाएंगे भ्रम तो कैसे बचेगी जनता की जान? ट्वीट से पहले पत्र की सत्यता मंत्री जी ने क्यों नहीं जांची? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। आगे भी मार्किंग की हुई है, वहां पर दूरी बना के खड़े होना है। तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स हार नहीं मानते और ये वजह है कि सबों को आज इन पर नाज है। झारखंड के सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके हिंदपीढ़ी में ड्यूटी करने वाले इन वॉरियर्स को फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है ताकि इन्हें थोड़ा आराम मिल पाए। कोरोना को हराने में जुटे ये योद्धा कई दिनों से अपने घर नहीं जा सके, लेकिन इन्हें कोई मलाल नहीं है। रांची के कुटे में बने विस्थापित कॉलोनी में इन जवानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर तरीके से पालन हो रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने जायजा लिया है। प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी इलाके में लगातार 1000 से ज़्यादा जवान जो है ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से 500 जवानों को क्वारंटीन के लिए फिलहाल कूटे स्थित इसी विस्थापित कॉलोनी में रखा गया है, जहां पर करीब 500 जवान जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। ये जवानों का कमरा है जहां जवान जो है वो रह रहे हैं और यहां पर काफ़ी एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रहे हैं। इसके लिए सभी अलग अलग कमरों में जवानों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की जो संक्रमण का खतरा है वो ना हो पाए। तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कितनी सुविधा है। हम लोग तकरीबन ये विस्थापित कॉलोनी में आवासीय परिसर में 350 लोग के आसपास है और 14 दिन ड्यूटी करने के बाद, हिंदपीढ़ी में ड्यूटी करने के बाद अभी 14 दिनों के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है। हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन बढ़िया से हो रहा है। आदमी दूरी बनाकर जो भी मेस या है यहाँ रहना है, सभी के लिए अलग अलग लेटरिन बाथरूम है और अलग अलग कमरे हैं। सभी अपना अलग अलग कमरे में अच्छा से रह रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग परिजनों से दूर रहे हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं किस तरह से अब बातें होती हैं, क्योंकि ड्यूटी भी आप कर रहे थे तो परिवार से दूर थे, यहीं से आना जाना होता था। हाँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, ये वीडियो में देख सकते हैं। मेरा एक 1.5 साल का बेटा है जो कि हम पुलिस लाइन में रहते हैं, जहाँ पर उनको क्वार्टर मिला हुआ है, हम उनको देखने भी नहीं जा सकते हैं। आपको जवानों को खाने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? यहाँ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सी और टेबल लगाए गए हैं ताकि जवान एक दूसरे से रह के भोजन का यहाँ पर ग्रहण कर सके। तो और यहीं पर मेस चल रहा है ताकि जवान जो हैं, जो भी पुलिसकर्मी क्वारंटीन में है, उन्हें कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। तो साफ सुथरे किचन से यहाँ से लोगों को खाना दिया जाता है और उनके सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, जिससे जवान जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने फर्ज को निर्वहन कर सके। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। उधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समस्याओं और उनके समाधान के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस मंत्रालय में बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ उनका फायदा किसानों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। बिरसा जो कभी एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के रूप में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था, फिर से उस ग्रेस को कैसे प्राप्त करें। कोविड-19 के उपरांत हम या कृषि विभाग अपने आप को कैसे तैयार करें, तो उसके लिए सारे डीन, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट सारे लोग आए थे। सारे के सुझाव हमने और विभाग के सेक्रेटरी साहब ने दिया। बहुत अच्छी जानकारियाँ, सुझाव भी उन्होंने दिया। और जो विद्यालय के इश्यूज थे उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसको टेम्पोररी सॉल्व करने का प्रयास। इधर कोरोना संकट के बीच जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय का किचन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रोटी, सब्जी, इडली, चटनी
उपमा पोहा के साथ लिट्टी चोखा मेन्यू में शामिल है और इस किचन में हर दिन 6000 के करीब गरीबों को खाना खिलाया जाता है। जमशेदपुर में सरयू राय किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। कोरोना बंदी तीसरे चरण पर पहुंच चुका है और हम आपको शुरू से ही दिखा रहे हैं कि बिष्टुपुर स्थित विधायक सरयू राय जी का आवास है, जो कि शुरू से ही किचन के रूप में ही तब्दील कर दिया गया है यहाँ। और यहाँ से जो गरीब लोग हैं जिन्हें कि मैंने खाने की समस्या, सबसे बड़ी समस्या इन दिनों कोरोना बंदी के चलते हुई है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हर समय वो नज़ारा हमने दिखाया कि इस किचन में क्या क्या व्यवस्था होती है। अभी ये तीसरी बंदी है, कोरोना का तीसरा बंदी चल रहा है और इसमें अलग अलग तरह का व्यंजन जो है गरीबों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, ये तीसरी बंदी है, इसमें और नया नया क्या क्या किया जा रहा है? लोगों को उम्मीद थी कि 3 अप्रैल के बाद बंदी खत्म हो जाएगी, इसको 17 अप्रैल तक के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। उपायुक्त से तो आग्रह किया है कि अब सरकार का किचन आरंभ होना चाहिए। अब मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया खिचड़ी और पूड़ी खाते खाते। हमने लोगों के साथ बैठ के विचार किया है जो काम में लगे हैं, और हमारे जो बनाने वाले हैं उनसे भी विचार किया है। इनका कहना है कि आप लोग कुछ भी कहिएगा हम लोग बना देंगे। तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का भोजन हम लोग बनवाएंगे। किसी दिन इडली चटनी हो जाएगा, किसी दिन पोहा हो जाएगा, किसी दिन उपमा हो जाएगा, बीच में खिचड़ी पूड़ी भी हो जाएगा। ये 6000 लोगों की व्यवस्था हम लोग रोज करते हैं। सरकार को अपना खजाना ऐसे समय में खोलना चाहिए। राज्य के पास नहीं है तो भारत की सरकार से उनको पैसा मांगना चाहिए। ये थे सरयू राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी उन्होंने आगे बढ़ कर के आगे आने की बात कही कि ताकि कोई भी गरीब हमारे शहर में भूखा नहीं सोए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।